Sony Sound presents Sajeev Podbox. Sajeev Podbox. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफर सजीव एंड नाउ यू आर लिसनिंग सजीव पॉडबॉक्स। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है लाहौर से अमृतसर। दोस्तों, कुछ खास है इस कहानी में जो अब तक मेरे दिल के किसी नाजुक कोने में बसी हुई है ये कहानी। तो चलिए इस दिल छू लेने वाली कहानी को सब मिलकर सुनते हैं। रेलगाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। रात के 9 बज चुके थे। सारे यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरी सीट नीचे की थी। मेरे सामने एक काफी वृद्ध सरदार जी बैठे थे। ऊपर वाली बर्थ के यात्री तो सो भी चुके थे। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। तभी सामने वाले अंकल ने मुझे अपना फोन पकड़ा दिया। बेटा, जरा ये नंबर तो मिला देना। जी, मैंने कहा और नंबर मिलाने लगा। घंटी बजती रही पर किसी ने फोन उठाया ही नहीं। अंकल, कोई फोन नहीं उठा रहा। लगता है सब सो गए होंगे। दोस्त के बच्चे हैं ना। फिर आप घर कैसे जाओगे? वैसे भी अलवर रात के 2 बजे आता है। मैंने चिंता प्रकट करते हुए पूछा। देखता हूँ बेटा, कैसे जाऊंगा। स्टेशन पर इंतजार कर लूंगा और हाँ, सुबह कोई रिक्शा ले लूंगा। अंकल को जैसे कोई चिंता ही नहीं थी, पर मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था जो इतने बुजुर्ग को अकेले सफर करने दे रहे थे। कैसी औलाद है आजकल की? शायद वो आपका पोता था ना? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरा गुस्सा बाहर आ ही गया। वो मेरी औलाद नहीं थी। फिर कौन था? मैंने चकित होकर पूछा। मैं तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर दर्शन करने आया था। वो एक अनजान बच्चा था जिसने मुझे गाड़ी में चढ़ाया। क्या? मैं हैरान था कि आज के समय में ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो मुझसे ऐसे बोल रहा था जैसे ये बुजुर्ग उसके कुछ लगते हों। प्लीज सर, इनका ख्याल रखिएगा रास्ते भर। मेरे मन में उस लड़के के प्रति इज्जत बढ़ गई थी। तो आपके परिवार वाले कहाँ हैं? वो नहीं है। 1947 के विभाजन ने मेरा सब कुछ लूट लिया। क्या? हाँ बेटा, उस विभाजन ने कई घर बर्बाद किए थे, जिसमें एक घर मेरा भी था। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर का लेखक जाग गया था। मेरी नींद मानो कहीं भाग गई थी। हाँ बेटा, आपको ये सब कहानी लगेगी, पर मैंने सब कुछ झेला है। मेरी आप बीती है ये। अंकल, ये जो ट्रेन की बातें हैं, क्या वो सच है कि पाकिस्तान से ट्रेन आई थी और उसमें सिर्फ लाशें ही हिंदुस्तान पहुंची थी? क्या जानना चाहते हो तुम? अंकल मुस्कुरा रहे थे कि वो बातें सच है कि नहीं। तभी अंकल जोर से बोले, बिल्कुल सच है। मैंने भुगता है ये सब कुछ। अंकल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। सारे घर में रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थी। आज बलजीत की शादी है। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। सिर्फ 10 लोगों को ही पास मिला था। दार जी बार बार सबको होशियार कर रहे थे कि ओ भाई, अपना पास संभाल के रखना। रोशन और उसका परिवार बाद में आएगा। हम सब पहले गुरुद्वारे चले जाएंगे। बाद में जो सामान बचेगा वो लेकर रोशन और उसकी पत्नी आ जाएगी, ठीक है? दार जी, बीजी, बलजीत, बड़ी भाभी, बड़े भाई और उनके बच्चे सब चले गए। सिर्फ मैं और मेरी पत्नी लाजो घर रह गए थे। मेरी पत्नी गर्भवती थी। टिंकू 4 साल का था और रानी 2 साल की थी। हम सब बहुत खुश थे। बच्चों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो अपनी बुआ की शादी के लिए उतावले जो थे। आधा घंटा ही बीता होगा। घर से गुरुद्वारे की दूरी कोई 15 मिनट की थी।
मैं अपने परिवार के साथ गुरुद्वारे पहुंचा ही था कि अंदर से आवाजें आ रही थी, मार दो, काट दो, मार दिया, जला दिया। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कई लोग भाग रहे थे, कईयों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने सिर्फ इतना देखा कि जो कल तक मेरे दोस्त थे वो ही आज मार काट मचा रहे थे। सलीम जो मेरे दारजी के बीजी के पैर छूता था, आज वो उनकी गर्दन काट रहा था। बशीर जो मेरी बहनों को अपनी बहन समझता था, मेरी छोटी बहन को उठाकर ले गया जो सिर्फ 13 साल की थी। मैं हैरान था। सही कह रहे हो अंकल, उस वक्त की स्थिति ही ऐसी थी कि कोई अपना नहीं रहा था। हाँ बेटा, उस समय कोई अपना तो क्या, इंसान भी नहीं रहा था, सब हैवान बन गए थे। तकरीबन 100 लोगों की भीड़ थी और गुरुद्वारे में शायद 30-40 लोग थे और उस भीड़ ने सबको मार डाला। उस समय कोई रिश्ता, कोई वास्ता काम नहीं आ रहा था, बस हिंदू और मुसलमान 2 रिश्ते थे। अंकल ने आगे बताना शुरू किया। मैं अपने परिवार को लेकर भागा। मेरी गोद में मेरा बेटा था और मेरी पत्नी की गोद में बेटी थी। वो गर्भवती थी, उससे भागा भी नहीं जा रहा था। हमारे पीछे 10 लोग भाग रहे थे। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ गूंज रही थी, कोई बच के जाने ना पाए, लेकिन हम बेतहाशा भाग रहे थे। तभी एक घर का दरवाज़ा खुला। वो आबिदा बाजी थी। उसने हमें अंदर खींच लिया और पटाख से दरवाज़ा बंद कर दिया। 3 दिनों तक हम उनकी घास रखने वाली जगह पर रहे। आबिदा बाजी ने 3 दिनों तक हमारी देखभाल की। उन्होंने ही हमें बताया कि बशीर जो कहता था कि कुछ भी हो जाए हम दोस्त रहेंगे, उसने मेरी छोटी बहन के साथ पता नहीं क्या किया। वो 3 दिनों के बाद एक कुएं के करीब मिली थी, बिल्कुल नग्न। आबिदा बाजी ने बताया कि वो खून से लथपथ थी जो सूख चुका था। अंकल चुप हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया है। मैं अपने परिवार का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उस समय तो बस ये ही लग रहा था कि किसी तरह अपनी और अपने बच्चों की जान बचा लूं बस। कैसा समय था, वो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर वाले सहयात्री भी नीचे आ गए थे। लेकिन आपने तो सब कुछ भुगता है अंकल, क्या सब दरिंदे बन चुके थे? नहीं, ऐसा नहीं था। आबिदा बाजी जैसे लोग भी तो थे, वो ही हमारे घर गई थी। वैसे तो पूरा घर लूट लिया गया था, पर मेरी माँ ने गहनों से भरी एक हांडी घर में कहीं मिट्टी में दबा दी थी। वो हांडी न जाने कैसे बच गई थी, वही आबिदा बाजी के हाथ लग गई। वो चाहती तो मुझे ना देती, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मेरी अमानत मेरे हवाले कर दी। मैंने उन्हें कुछ देना भी चाहा, पर उन्होंने कुछ नहीं लिया। वैसे वो मेरी क्या लगती थी, सिर्फ पड़ोसन ही थी ना। 3 दिन तक हमारी देखभाल की। फिर जब उन्हें लगा कि खतरा बढ़ गया है तो तीसरी रात को पिछले दरवाजे से निकाल दिया था आबिदा बाजी ने। वो बहुत भयानक रात थी। एक हाथ में गहनों की पोटली और गोद में 6 साल का बेटा, गर्भवती पत्नी और उसकी गोद में 2 साल की बेटी। आप सब सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा समय था। दोनों उठाकर भागा भी नहीं जा रहा था। कभी सोचता पोटली फेंक दूं तो कभी मन में ख्याल आता कि बेटे को फेंक दूं। इतना भयानक ख्याल कभी किसी पिता के मन में नहीं आया होगा कि अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचे। पर उस वक्त लग रहा था अब पूरी जिंदगी बितानी है, धन अगर पास नहीं होगा तो कैसे बीतेगी जिंदगी। फिर सोचा अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो कैसी जिंदगी, कौन सी जिंदगी। सारी रात हम चलते थे, कभी पैदल, कभी टांगों पर तो कभी भाग कर, और सुबह कहीं थक कर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेते थे। रास्ते में हमारी तरह के कई लोग मिलते थे जो अपना सब कुछ गंवा चुके थे। खैर अब तो याद भी नहीं है कि किस तरह गिरते पड़ते छुपते छुपाते लाहौर तक पहुँचे। वहाँ तो और बुरा हाल था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी।
रास्ते में मेरी बेटी बीमार पड़ गई थी, उसे हैजा हो गया था। कैंप में बहुत बुरे हालात थे, कोई डॉक्टर नहीं था, कहीं दवाइयाँ नहीं थी। जब वो मर रही थी तब हम सब वहाँ उसे तड़पता हुआ देख रहे थे। शायद भगवान ने मेरी दिल की बात सुन ली थी और अब वो मुझे बताना चाहता था कि मैंने अपने बच्चों के बारे में गलत क्यों सोचा। मेरी छोटी सी बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। इस सदमे को मेरी पत्नी झेल नहीं पाई। वो और मेरा अजन्मा बच्चा दोनों ही नहीं बच पाए उस दिन। अंकल बिल्कुल चुप हो गए थे। उनकी आंखें बिल्कुल सपाट थीं, जैसे कुछ तलाश रही हैं। तुम्हें पता है, मेरी बच्ची बहुत प्यारी थी। इतने साल बीत चुके हैं पर आज भी मुझे लगता है जैसे वो मुझे टुकुर टुकुर देख रही है। फिर क्या हुआ अंकल? मैं उन्हें वर्तमान से खींच लाया था। आपका एक बेटा भी था ना, उसका क्या हुआ? बेटा? हाँ, एक बेटा भी तो था। अंकल जैसे अपने आप से कह रहे थे। लाहौर कैंप से जब अमृतसर जाने के लिए निकला तो मेरे साथ सिर्फ मेरा बेटा था। पूरा परिवार मैं खो चुका था। हम दोनों उसी रेलगाड़ी में चढ़ने लगे थे। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया हुआ था। रेलगाड़ी चल पड़ी थी। मैं भागा और रेलगाड़ी के अंदर पहुंच गया, पर यह क्या, मेरा बच्चा मेरे हाथ से गिर गया था। उसी वक्त भीड़ का एक रेला आया और मेरे बेटे के ऊपर से निकल गया। वो बाऊजी बाऊजी चिल्लाता रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। वो स्टेशन पर गिरा था और मैं अंदर था। भीड़ ने मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दिया। सच में मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बार अंकल रोने लगे थे। सच में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, करना चाहता है कुछ पर कर नहीं पाता। हाँ, कुछ राजनीतिक फायदे के लिए देश का बंटवारा हो गया और किसी ने भी आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। ऊपर वाले सहयात्री भी बोल पड़े। सच है, 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, वो भी उससे जिसे वो भाई मानती हो, जिसने कहा हो मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं बच गया था उस दिन। वो ही ट्रेन थी जिसमें से सिर्फ 6 यात्री जिंदा वापस लौटे थे, जिसमें से एक मैं भी था। मेरे बच्चे ने अपनी जान देकर मेरी जान बचा ली। मैं सदमे से बेहोश हो गया था और पूरी ट्रेन में कत्लेआम मचाने वालों ने शायद मुझे मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन क्या मैं सचमुच मर गया था? नहीं, मैं बस जी रहा हूँ। तो अंकल, अब आप कहाँ रहते हैं? मैंने सद्भावना देते हुए पूछा। अंकल एक दर्द भरी हंसी हंस पड़े। मैं कहीं भी नहीं रहता, बस घूमता रहता हूँ। मैंने आज तक कोई घर नहीं बनाया और ना ही शादी की। मैं अपनी पत्नी लाजो को भुला ही नहीं पाया। इस उम्र में भी मैं घूम रहा हूँ। इतने साल बीत चुके हैं आज़ादी मिले हुए, पर मैं अभी भी बर्बाद हूँ। तो आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? दोबारा अपना घर क्यों नहीं बसाया अंकल? लाजो मेरे बचपन का प्यार थी। उसके जाने के बाद मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता था? और मेरे बच्चे, उनको कैसे भुला सकता था मैं? इसलिए मैंने शादी नहीं की। शायद मेरा स्टेशन आने वाला है बेटा। जी शायद। पता है बच्चों, सिर्फ पाकिस्तान में ही हिंदुओं का बुरा हाल नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का बुरा हुआ। समझ नहीं आता, जब मुल्क का बंटवारा होना ही था तो अमन और चैन से क्यों नहीं हुआ? क्यों भाई भाई आपस में लड़ बैठे? क्यों मुझ जैसे कई लोग अभी भी बर्बाद हैं? क्यों अभी भी मेरा घाव नहीं भरा है? शायद इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। अंकल का स्टेशन आ गया था। वो उतरने लगे। मुझे लगा मैं लाहौर से सीधा अमृतसर पहुंच गया हूं। बस इतनी सी ही थी आज की कहानी दोस्तों, मेरी यानी सजीव की जुबानी।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।